ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा कि हमने एंड इफेक्टर की हमें पोजीशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। ठीक है, जो एंड इफेक्टर की पोजीशन है या उसकी जो ओरिएंटेशन है हम उसको एक नाम देते हैं क्या, बेस जो होता है हमारा बॉडी अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। और जिसके रिस्पेक्ट में हमें उसकी पोजीशन को लोकेट करना है या उसकी ओरिएंटेशन को लोकेट करना है तो हम उसको नाम दे रहे हैं बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। हम बेस के रिस्पेक्ट में बॉडी कोऑर्डिनेट, जो बॉडी अटैच कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसको हम मैप करेंगे ताकि हमारे को क्या मिल जाए, पोजीशन और ओरिएंटेशन मिल जाए किसकी, एंड इफेक्टर की। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मोशन रहेंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, वो किस बेस पर हमने डिफाइन किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर अलोंग विद रोटरी मोशन। ठीक है, तो लीनियर और रोटेशनल मोशन हमारे पास दो टाइप के मोशन है। दो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, अपनी पूरी की पूरी रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं। ये देखो, आप कोई भी उठा के देखो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सपोज करो हम ये उठाते हैं, आर्टिकुलेटेड उठा लेते हैं। अब आर्टिकुलेटेड में क्या है, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। पूरी की पूरी रोबोटिक जो चेन है, पूरी की पूरी जो काइनेमेटिक चेन है, ये पूरी की पूरी रोबोट जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। तीनों एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा शोल्डर होता है ना, तो शोल्डर के अबाउट हमारी जो आर्म है वो तीनों एक्सिस के अंदर रोटेट कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर तीनों एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये फर्स्ट लिंक है, ये देखो जो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम हम ये बनाते हैं किसके ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर। कोऑर्डिनेट फ्रेम की जो लोकेशन रहती है मोस्ट कॉमनली वो कहां पर रहती है, हमारे पास ज्वाइंट के ऊपर। ठीक है, अब ये एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका पास क्या है, बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम है। अब ये फर्स्ट लिंक जो है उसके अंदर क्या है, रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। ठीक है, अगर इस रोटेशन को मैं 0 कर दूं, θ1 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, तो ये जो लिंक होगा ये बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नॉन रोटेशनल। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी, अगर मैं θ1 की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लूं, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट लिंक है ये बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नॉन रोटेटिंग। इज दैट मेक सेंस टू यू? हाँ जी, यस सर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम आगे। देखो जो ये सेकंड लिंक है ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज θ2 गिवन टू यू। और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी है, Z1। आपको मैंने बताया कि चाहे लीनियर मोशन हो चाहे आपके पास रोटेशनल मोशन हो, जो आपके पास एक्सिस रहेगी जिसके अबाउट या जिसके अलोंग आपका मोशन होगा, वो हमारे पास कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। तो इसकी एक्सिस जो थर्ड की सेकंड के रिस्पेक्ट में रोटेशन है उसकी एक्सिस, और ये वाली एक्सिस हमारे पास कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आपको ये जो जेड एक्सिस है ये आपको मिल गई है। ठीक है, अब आपको ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, ये आपने कैसे बनाना है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपके पास क्या कहता है कि आपको अपनी फिंगर की डायरेक्शंस कहां पे रखनी है, अलोंग एक्स एक्सिस। थंब की डायरेक्शन आपको कहां रखनी है, अलोंग जेड एक्सिस। और पाम के परपेंडिकुलर जो आपके पास एक्सिस आएगी वो आपको वाई एक्सिस मिल जाएगी। हाँ जी, करके देखो चाहे। देखो अब ये जो जेड एक्सिस है ये कैसे होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपके पास आउटवर्ड, टुवर्ड्स दी आउटवर्ड आपके पास क्या आएगी, जेड एक्सिस आएगी। करके देखो। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको फिंगर्स रखनी है, जेड के अलोंग आपको क्या रखना है, अपना थंब रखना है। और वाई एक्सिस आपके पास कहां से आएगी, परपेंडिकुलर टू दी पाम ऑफ योर हैंड। हाँ जी, ये देखो कोऑर्डिनेट फ्रेम आप बना लोगे ये वाला, चाहे आप इसमें देखो एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट। आपको पहले जेड नोट मिल जाएगा, जेड नोट के अलोंग क्या होगा, आपके पास रोटेशन होएगा। ठीक है, तो करके देखो, और देखो करके देखो। ये जो वाई नोट होगा इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, हाँ जी, एनीबॉडी कैन टेल मी वेयर द वाई एक्सिस इज सिचुएटेड। हाँ जी,
वाई नोट की डायरेक्शन कहां पर होगी? palm के perpendicular. इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। देखो करके देखो। हाँ जी, आ रही है इनवर्ड वाई नोट की। जी सर। ठीक है, तो आपने ये जो स्टार्टिंग वाला फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, जेड नोट के अलोंग आपका मोशन, एक्स नोट के अलोंग आपकी फिंगर्स, और वाई नोट के अलोंग आपकी जो वो है, जो आपका नीचे वाला प्लेन बनेगा, बेस का प्लेन बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखो, अब ये जेड वन के अलोंग आपका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अब ये जो x1 की डायरेक्शन है, ये आपने कैसे लेनी है? इसकी डायरेक्शन कैसे होगी आपके पास? परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस ऑफ दिस जॉइंट फ्रेम, और साथ ही साथ ये जो x1 की डायरेक्शन होगी, ये अपने से जो प्रीवियस हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके भी जेड एक्सिस के क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी। तो y1 की डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। जब हमने z1 की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, x1 की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, फिर हम y1 को निकाल सकते हैं। इसको हमने ड्रॉ कहां पर करना है? ज्वाइंट के ऊपर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ज्वाइंट है? थर्ड ज्वाइंट है। ठीक है, अब ये थर्ड ज्वाइंट है। अब इसके अंदर देखो, अब इन दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो क्या है? पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब x2 के अलोंग क्या हो रहा है? ये x2 की डायरेक्शन आपने कैसे लेनी है? ये अपनी z एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी, और इससे जो प्रीवियस z एक्सिस है उससे भी ये परपेंडिकुलर होगी, x एक्सिस। जब आपको x मिल गया, z मिल गया, आप y की डायरेक्शन निकाल सकते हो और आप ये पूरा कोऑर्डिनेट फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये किसका मोशन है? ये आपके पास एंड इफेक्टर लगा हुआ है, ये एंड इफेक्टर लगा हुआ है। एंड इफेक्टर की लेंथ क्या है? A3। ये एंड इफेक्टर के टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपने कोऑर्डिनेट फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसकी डायरेक्शन वही रहती है जो इससे पहले वाले ज्वाइंट की डायरेक्शन रहती है। ज्वाइंट के ऊपर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये उसके साथ क्या रहता है? मैपिंग में रहता है। ये मतलब कि ये जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट अटैच्ड अर्लियर टू दिस पॉइंट। ठीक है जी। तो x3, y3, z3 की हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। ये हम कोऑर्डिनेट फ्रेम बना लेंगे। इससे पहले वाले ज्वाइंट के ऊपर आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेट फ्रेम। अब ये कोऑर्डिनेट फ्रेम को बनाते हुए आपको ये रूल्स जो है वो याद रखने हैं, ये वाले रूल्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना। ये वाले रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है? देखो, the z axis must be the axis of rotation for a revolute joint or the direction of motion for a prismatic joint. First rule is clear to you. Second rule क्या है? The x axis must be perpendicular both to its own z axis and the z axis of the frame before it. तो अपनी z axis के भी perpendicular होनी चाहिए x axis की डायरेक्शन, और साथ के साथ वो z axis of the frame before it, तो उसके भी perpendicular ये होनी चाहिए। चलिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है? All frames must follow the right hand thumb rule. हाँ जी, कर रहा है राइट हैंड थंब रूल को। आपका ये जो आपने कोऑर्डिनेट फ्रेम ड्रॉ करोगे ना, उसके बाद आपने इसको वैलिडेट भी करके देखना है कि ये क्या मेरे इस रूल को, राइट हैंड थंब रूल को, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, यू हैव टू चेक दैट एज वेल। चलिए, रूल नंबर 4 क्या है? ईच एक्स एक्सिस मस्ट इंटरसेक्ट द जेड एक्सिस ऑफ द फ्रेम बिफोर इट। उसको वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, डज नॉट अप्लाई फॉर जीरो फ्रेम। तो जीरो फ्रेम आपका कौन सा हो जाएगा? जो आपका बेस फ्रेम है। तो वहां पर हमारे ये रूल्स जो है वो होल्ड नहीं करते। आपके रूल्स होल्ड किसके लिए करेंगे? आगे जो फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, अबव देन जीरो। तो जीरो से ऊपर जितने भी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, वहां पर हमारे ये रूल्स जो है वो होल्ड करते हैं। तो आपने इन रूल्स को अप्लाई करके अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम वहां पर बनाने हैं, और जो कोऑर्डिनेट फ्रेम की लोकेशन आएगी वो कहां पर आपके? एट द ज्वाइंट। हाँ जी, अब बताओ, क्लियर है आपको? हाँ जी, अब जैसे ये सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन में देखो क्या होता है। ये देखो अगर आपका बेस के साथ, अब ये देखो कि इसके अंदर क्या होता है। सीएनसी मशीन में आपके पास क्या होगा? 3 आपके पास क्या होंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जिसके अलोंग आपके पास क्या होगा? लीनियर मोशन होगा अलोंग 3 पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, हाँ जी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आपके पास एक्सिस होंगी, उसके अलोंग आपके पास क्या होगा? तीनों डायरेक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। इसके अंदर आपके पास कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होता सीएनसी मशीन के अंदर। ठीक है, तो सीएनसी मशीन जो है वो एक टाइप का क्या है? हमारे पास रोबोट है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है
कि कोई रोटेशन नहीं होगा आपके पास, क्या होगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। अब ये देखो, जो आपका फर्स्ट लिंक है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो आपको पूरी की पूरी मशीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी मशीन में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, एक एक्सिस के अलोंग आपको मोशन देखने को मिलेगा। अब ये जो आपके पास सेकंड लिंक है, ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो आपको एक डायरेक्शन के अंदर, एक और डायरेक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लीनियर मोशन। तो आप सपोज करते हैं कि अगर इस एक्सिस को मैं क्या मान लूं, एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को मैं क्या मान लूं, वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। तो आपको तीनों एक्सिस के अलोंग आपको क्या देखने को मिलेगा, लीनियर मोशन। तो ये जो सेकंड लिंक है, इसके अंदर फर्स्ट के अबाउट आपको क्या देखने को मिलता है, हाँ जी, फर्स्ट के अबाउट आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन। थर्ड लिंक जो है उसको उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड लिंक। तो आपने जो कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाना है वो कहां पर बनाना है, ज्वाइंट पर बनाना है। इसको हम बोलते हैं बॉडी अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। और जो ये बेस पे है इसको हम बोलते हैं बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, ये क्या है, डी क्या बताता है आपको कि आपके पास स्ट्रोक कितने हैं। ये क्या बताता है, ए आपको लिंक की लेंथ कितनी है। हाँ जी, हाँ जी, इज दैट मेकिंग सेंस टू यू, समझ में आ यस रहा है सर। आ रहा है ना समझ। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आर्टिकुलेटेड आपको समझ में आया, आर्टिकुलेटेड क्यों बोलते हैं इसको, कि जैसे हमारे पास एक वो है, आर्म है, तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, रोबोट के अंदर भी एक आर्म है जो ह्यूमन लाइक बिहेवियर शो करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको आर्टिकुलेटेड बोल देते हैं, आर्टिकुलेटेड टाइप रोबोट। जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकुलेटेड वर्ड सुनो, यानी कि हमारे साथ उसका कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कारा रोबोट। अब ये स्कारा रोबोट जो है वो ज्यादातर आपके इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूजिंग रोबोट्स हैं वो कौन से हैं, स्कारा रोबोट्स। अब स्कारा में क्या होता है, देखो, ये जो आपके पास फर्स्ट लिंक है वो बेस के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड और फर्स्ट लिंक है, इनके बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है, लेकिन हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी एंगल के ऊपर सिचुएटेड हो सकते हैं। हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कि ये कैसे आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसी भी एंगल के ऊपर, और अगर ये परपेंडिकुलर भी होते हैं तब भी हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि सेकंड और फर्स्ट लिंक के बीच में कोई भी ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, एक काइनेमेटिक चेन के कंपोनेंट्स हैं, A2 और A1। ठीक है, तो A1 जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये देखो, A3 और A2 के बीच में आपके पास क्या है, एक ज्वाइंट है, जिसके अबाउट हमारे पास क्या होगा, A3 के अंदर रोटेशनल मोशन होगा अबाउट A2। हाँ जी। अब A4 और A3 के बीच में हमारे पास क्या है, कोई भी ज्वाइंट नहीं है। जो A4 और A5 है, A4 और A5 है, इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, एक कौन सा ज्वाइंट है, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट। ठीक है, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट में क्या होता है, हमारे पास लीनियर मोशन होता है। अब ये देखो, इसकी जो वो है डायरेक्शन है, और इससे जो प्रीवियस लिंक है, ठीक है, इससे जो प्रीवियस लिंक है, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है, यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेम डायरेक्शन इसके पास भी होगी। ठीक है, देखो x3 और x2 आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। z2 और z3 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। y2 और y3 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो A4 और A5 के बीच में हमारे पास क्या है, एक प्रिस्मेटिक ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो ज्यादातर हम देखते हैं स्कारा रोबोट। अब नंबर ऑफ लिंक्स हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्कारा रोबोट के अंदर आपके पास 5 लिंक्स होंगे। स्कारा रोबोट के अंदर जरूरी नहीं है कि 10,000 लिंक्स भी हो सकते हैं, 2 लिंक भी हो सकते हैं। 2 लिंक तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कितने ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है। 3 ज्वाइंट को आपको अटैच करना है। 3 ज्वाइंट की हेल्प से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 2 रेवोल्यूट ज्वाइंट है और एक प्रिस्मेटिक ज्वाइंट है। अब ये 2 रेवोल्यूट ज्वाइंट जो होंगे ना आपके पास, इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ मोशन होगा वो कैसे होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, 2 एक्सिस ऑफ मोशन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और एक क्या होगा आपके पास, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट होगा आपके पास। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्कारा रोबोट। ये देखो,
उस दिन मैं आपको ये दिखा रहा था, जो लास्ट क्लास थी ना उसके अंदर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, स्कारा कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, थोड़ा सा हमें इसके ना एनिमेशन जो वीडियोस है ना वो भी हम साथ में देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखो बेटा, ये जो दो जॉइंट है ना, ये जो दो जॉइंट है, अब ये कैसी है आपस में? पैरेलल एक्सिस ऑफ मोशन है इनकी। ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस यहाँ पर आपस में क्या है? पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। और ये देखो आपके पास क्या है, इस बार के अंदर, इस सर्कुलर बार के अंदर आपके पास क्या होगा? लीनियर मोशन होगा, स्लाइडिंग मोशन होगा। यहाँ पे हमारे पास इस लिंक और इस लिंक के बीच में हमारे पास क्या है? प्रिस्मेटिक जॉइंट है। तो दो हमारे पास क्या होंगे? रोटरी जॉइंट्स, और एक हमारे पास क्या होगा? प्रिस्मेटिक जॉइंट। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ जो हम देख रहे थे ना इसके अंदर, अब हमने यहाँ देखो क्या बनाया हुआ है कि फर्स्ट लिंक जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सेकंड लिंक जो थर्ड लिंक जो है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये देखो, फर्स्ट लिंक जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या है? फिक्स है। सेकंड लिंक जो है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? रोटेटिंग है। थर्ड लिंक जो है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या है? रोटेटिंग है, ठीक है। ये फोर्थ लिंक जो है वो थर्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ट्रांसलेटरी होगा, ठीक है। तो दो हमारे पास कैसे हैं? रोटरी जॉइंट, और एक हमारे पास कैसे है? प्रिस्मेटिक जॉइंट। तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है? स्कारा कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमने क्या दिखाया हुआ है आपको? ये जो था ना हमारे पास, ये काइनेमेटिक एनालिसिस डायग्राम, ठीक है। ये देखो, मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्कारा रोबोट की। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई ना बस आपको? यस सर। ठीक है, दो रोटरी जॉइंट्स है जिनके अंदर जो एक्सिस ऑफ मोशन होगा वो कैसे होंगी? पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बस इसके अंदर यही समझाने वाली बात थी। अब मैं बात करूंगा उसकी सीएनसी की, सीएनसी रोबोट मशीन। चलो बस आपको समझ आ ही गया होगा कि सीएनसी है तो हमारे पास क्या होगा? तीन एक्सिस ऑफ मोशन होंगे जिसके अलोंग हमारे पास क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम। स्कारा रोबोट हो गया आपके पास स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में मेरे को बताओ क्या हो रहा है? देखो, स्कारा और स्फेरिकल में क्या डिफरेंस है? स्फेरिकल रोबोट में हमारे पास क्या होगा? दो हमारे पास क्या होंगी? रोटेशन होगी, और एक हमारे पास क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। ये फर्स्ट लिंक जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? रोटेटिंग है। जो सेकंड लिंक है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? रोटेटिंग है। जो थर्ड लिंक है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांसलेटरी है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए आगे आ जाओ। सिलेंड्रिकल में क्या होता है? सिलेंड्रिकल में क्या होता है? दो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है और एक हमारे पास क्या होती है? रोटेशन होती है। कर लोगे? हाँ जी, कर लोगे। थर्ड लिंक जो है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांसलेटरी। जो सेकंड है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांसलेटरी। जो फर्स्ट है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या है? रोटेटरी। हाँ जी, कर लोगे ये? यस सर। काइनेमेटिक एनालिसिस डायग्राम आपको क्लियर हो रहे हैं ना कि कैसे बनाए हुए हैं? चलिए इसमें आ जाते हैं हम। अब ये देखो, ये जो है ना बेटा आपके पास कोई भी काइनेमेटिक एनालिसिस है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? एट लास्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनानी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको क्या बताती है? कि आपको क्या करना है? जो एंड इफेक्टर है उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन को आपको लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, ठीक है। अब एट लास्ट जो हमारे पास एंड इफेक्टर है उसके अंदर क्या होगा? सभी लिंकेज
लिंकेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से एंड इफेक्टर के अंदर क्या होगा, रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको क्या करना है, देखो अब इसका जो मोशन आ रहा है, एंड इफेक्टर का जो मोशन आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, A3 के रिस्पेक्ट में। जो A3 का मोशन आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, A2 के रिस्पेक्ट में। जो A1 का मोशन आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, A0 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। A0 का मतलब क्या है, हमारा पास जो बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम है, इनको हम बोलते हैं बॉडी अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो हमारे को एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले क्या देखने पड़ेंगे, जो रोटेशन मैट्रिक्स है या जो हमारे को ट्रांसलेटरी जो हमारे पास मोशन हुआ है उसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स जनरेट हो रही है उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी पहले। तो ये देखो R02 का मतलब क्या है, द मैट्रिक्स विल टेल अस दैट हाउ एंड इफेक्टर फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट बेस फ्रेम। तो आपको क्या देखनी पड़ेगी, इसके अंदर रोटेशन कितनी है और ट्रांसलेशन कितनी है। तो आपको R02 जो बताएगा वो क्या बताएगा कि जो आपके पास बॉडी अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम कहां पर लगा हुआ है, एंड इफेक्टर के ऊपर लगा हुआ है, उसकी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। तो उसको हम ऐसे सिंबॉलिकली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे R02। R02 का मतलब क्या है, बॉडी अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच्ड ओवर एंड इफेक्टर। ये क्या है, बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में हमको रोटेशन को कंसीडर करना है ओनली। अब ये देखो फाइंड्स दी रोटेशन मैट्रिक्स फ्रॉम द बेस फ्रेम टू फर्स्ट फ्रेम एंड देन फर्स्ट फ्रेम टू सेकंड फ्रेम। तो आपको जब ये बताना हो, देखो इसका मतलब क्या है कि आपको रोटेशन मैट्रिक्स को पहले फाइंड आउट करना है कहां से, बेस फ्रेम से आप कहां जाओगे, फर्स्ट फ्रेम पे, और फिर आपको जाना है फर्स्ट फ्रेम टू सेकंड फ्रेम। ठीक है। तो एक तरह की हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। अब ये देखो कोई जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रखी है यहाँ पे, ये देखो अब ये कोई जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है आपको। If only base frame or first joint rotates with theta 1 about z। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कब कंसीडर करनी है, ये देखो, इफ ओनली बेस फ्रेम और फर्स्ट जॉइंट रोटेट्स विद थीटा 1 अबाउट z। तो आपका जो बेस फ्रेम है या जो फर्स्ट जॉइंट है, अगर उसके अंदर आपको रोटेशन देखने को मिले विद दिस एंगल अबाउट z एक्सिस, तो वहां पे आपको क्या कंसीडर करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। As the frame rotates, Z1 remains the same and X1 and Y1 change। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या हुई है, रोटेशन हुई है। Z1 एक्सिस के अबाउट हमारे पास रोटेशन हुई है। तो क्या होता है, as the frame rotates Z1 remains the same। अब ये देखो जो X1 Y1 है ये इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, X नोट Z नोट के साथ, सॉरी X नोट Y नोट के साथ हमारी जो ये X1 Y1 है वो कोइंसाइड नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुकी है, रोटेशन आ चुकी है। ठीक है। और ये किसके अबाउट रोटेशन आई है आपके पास, किसके अबाउट रोटेशन है, जेड एक्सिस के अबाउट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस और रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस आपको लर्न करनी है, जो मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, pre-multiply the identity matrix that will represent how base frame and first frame are projected in initial stage। अब ये देखो जो हमारे पास ये आई है कि फर्स्ट फ्रेम जो है उसके अंदर रोटेशन आई है अबाउट 0 फ्रेम। ठीक है। फर्स्ट फ्रेम जो है ये क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट जॉइंट है उसके अंदर रोटेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू द बेस अटैच्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम, या जो हमारे पास बेस के ऊपर। अगर देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्यों कंसीडर की है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ये था, ये जो हमारा है ना, आप ये कर सकते हो यहाँ पर कि जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपको क्या बताती है, नो रोटेशन मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास। नो रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं
दो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, उसके अंदर अगर कोई रोटेशन नहीं आती तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाते हैं। उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा बेस के बाद जो ज्वाइंट है, अगर उसके अंदर रोटेशन आ रही है, ठीक है, और ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, किसी दूसरी, एक मिनट, हमारे पास होता है ना प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई वाली जो चीज थी, देखो, प्री मल्टीप्लाई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट विल रिप्रेजेंट हाउ बेस फ्रेम एंड फर्स्ट फ्रेम आर प्रोजेक्टेड इन इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना, हम क्या करेंगे, जो रोटेशन है, रोटेशन विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ1, और ये किस एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम प्री मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड थे, और बाद में वो क्या कर गया, जो हमारे पास जो ज्वाइंट है, बेस के ऊपर जो हमारे पास कोई भी ज्वाइंट होगा, अगर उसके अंदर रोटेशन होगी तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रोटेशन मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, इस लिंक के अबाउट रोटेट कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है। इफ फर्स्ट फ्रेम इज रोटेटेड और ज्वाइंट टू रोटेट्स θ2 अबाउट जेड, ठीक है। अब ये देखो, जब ऐसी चीज होती है ना आपके पास कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये लिंक और ये लिंक आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक, या दिस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, ये दोनों आपके पास क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें देखो, इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक कहो, या इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक कहो, सेम बात है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो रही है बेटा आपको। देखो, इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, या फिर इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक, आपके पास क्या है, सेम है। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हो, इस लिंक की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक कहो, या इस लिंक की रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक कहो, विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इफ फर्स्ट फ्रेम इज रोटेटेड और ज्वाइंट टू रोटेट्स θ2 अबाउट जेड। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये देखो, अब यहाँ पे जो हमारे पास रहेगा, इसकी जो आपके पास रोटेशन रहती है वो कैसे रहेगी, इसके अबाउट रहेगी, ठीक है। इफ फर्स्ट फ्रेम इज रोटेटेड और ज्वाइंट टू रोटेट्स θ2 अबाउट जेड। अब यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, ये जो एंड इफेक्टर वाली लेंथ है ना, ये किसके अबाउट रोटेट हुई है, इस लिंक के अबाउट, विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ2। तो वहां पे हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हुई है, ठीक है, Z2 एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हुई है ना। तो हमारे पास क्या आएगी, रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस, ये आपके पास आ जाएगी। अब ये देखो, R21 का मतलब क्या है, ये जो आपके पास फ्रेम 2 है, फ्रेम 2 रेफरेंस फ्रेम है ना आपके पास, रेफरेंस फ्रेम नंबर 2, उसकी रोटेशन आपने कंसीडर किया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है। अब ये रोटेशन, ये नो रोटेशन मैट्रिक्स आपको क्या बताती है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ये दोनों फ्रेम जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। लेकिन फिर बाद में क्या हो रहा है कि इसकी जो आपने रोटेशन को कंसीडर किया हुआ है, फ्रेम 2 की रोटेशन को कंसीडर किया हुआ है आपने विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ2, और ये रोटेशन कैसे हुई है, अबाउट जेड एक्सिस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो इसके स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी, प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और R20 का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर दो रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो आपको कंसीडर, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स आपको बनानी है, फ्रेम 2 की रोटेशन को आपको कंसीडर करना है विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। तो वो आपके पास कैसे आ सकती है, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 और फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई है बेटा आपको। अब इसके अंदर हमने क्या देखी है, सिर्फ रोटेशन को हम देख रहे हैं, अभी ट्रांसलेशन को हम नहीं देख रहे, सिर्फ रोटेशन देख रहे हैं कि एंड इफेक्टर की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। ये क्या बता रहा है आपको,
जो फ्रेम 1 है उसकी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, और ये है फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में वो क्यों ली हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई क्यों की है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके साथ आपके पास क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। हाँ जी, ये कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा आपसे। देखो जैसे हमारे पास ये सेकंड है केस, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, रोटेशन तो कोई है नहीं, सिर्फ क्या है, ट्रांसलेशन है हमारे पास। अब ये देखो R30 का मतलब क्या है कि जो अपना थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी रोटेशन को आपने कंसीडर किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। तो आपके पास कैसे आएगी, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, और फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। तो इन तीनों का आपस में आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी, हो जाएगा ये। देखो इसके अंदर क्या किया हुआ है हमने, मैच 0 फ्रेम टू फर्स्ट फ्रेम। अब इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या बताती है, नो रोटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, रोटेट फ्रेम 0 अबाउट इट्स ओन जेड नोट एक्सिस। ये देखो अब हमने क्या किया है, एक मिनट, अब हम R10 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब R10 का मतलब क्या है कि आपको क्या देखना है, फ्रेम 1 की रोटेशन आपको देखनी है विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। वो आप कैसे देख सकते हो, देखो, रोटेट फ्रेम 0 अबाउट इट्स ओन जेड नोट एक्सिस। सबसे पहले आपने क्या किया, इस जेड नोट के अबाउट, रोटेट फ्रेम 0 अबाउट इट्स ओन जेड नोट एक्सिस। तो हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले रोटेट किया। ठीक है, जब हम इसको रोटेट करेंगे जेड नोट एक्सिस के अबाउट, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, ये क्या होगा, एक्स नोट और एक्स वन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये आ जाएगी, ये एक्स नोट और एक्स वन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम 0 को हम रोटेट करेंगे अबाउट न्यू एक्स नोट एक्सिस। अब इसको हम कैसे रोटेट करेंगे, एक्स नोट एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या होंगे, जेड नोट जेड वन के साथ कोइंसिडेंट हो जाएगा, और वाई नोट वाई वन के साथ कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमने क्या किया, हम ये कर रहे थे ना, जो फ्रेम 1 की रोटेशन को हम देख रहे हैं फ्रेम 0 के अबाउट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये देखो आपके पास है ना, इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट फ्रेम को आपने क्या बनाना है, कोइंसिडेंट बनाना है। या तो आप इसकी रोटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, या फिर आप इसकी रोटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। तो आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का चक्कर पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जब ये दे रखा हो ना कि फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, तो इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, हम क्या देख रहे हैं, फ्रेम 0 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते चलेंगे, प्री मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जेड एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट किया, तो हमारे पास क्या आएगी, रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, थीटा हमने कितना लिया, 90 डिग्री। फिर हमने क्या किया, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्टार्टिंग में आप वो लगा सकते हो 10001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अंदर क्या आएगा, दोनों फ्रेम क्या है, स्टार्टिंग में कोइंसिडेंट है। फिर हमने उसको रोटेट कर दिया, जैसे ही हमने उसको रोटेट किया तो हमारे पास क्या आएंगी, रोटेशन मैट्रिक्स आएंगी। अब इन रोटेशन मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स।
ठीक है, या दूसरा प्रोजेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्शन मेथड आपको मैंने बताया ही था उसमें। ये हो जाएगा सडनली ऑल द जॉइंट्स देयर विल नॉट बी एनी फर्दर रोटेशन। ठीक है, अब ये देखो, जब हमारे पास क्या होते हैं, प्रिस्मेटिक जॉइंट होते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रिस्मेटिक जॉइंट है। तो प्रिस्मेटिक जॉइंट में क्या होता है हमारे पास, रोटेशन मैट्रिक्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज द जॉइंट्स कैन नॉट रोटेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये जो रोटेशन मैट्रिक्स हमने ऊपर कैलकुलेट की है ना, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रिस्मेटिक जॉइंट है ना। तो प्रिस्मेटिक जॉइंट में क्या होता है आपके पास, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, ये हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। एक चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर रोटेशन मैट्रिक्स होती है आपके पास, तो आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये प्री मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है ये प्रिस्मेटिक जॉइंट है, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब R21 के लिए आप कैलकुलेट करो। R21 के लिए आपने कैलकुलेट करनी है क्या, पहले रोटेशन मैट्रिक्स निकालो, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ इसके अंदर। हाँ जी, कैसे निकालोगे, हाँ जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के लिए आपको क्या निकालना है, हाँ जी प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के लिए आपको R21 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ये इसके साथ क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड कैसे कर सकता है, ये देखो कोइंसाइड कैसे कर रहा है, ये हमारे पास पड़ेगी रोटेशन मैट्रिक्स। देखो कैसे करवा सकते हो दोनों को कोइंसाइड। हाँ जी कैसे कर सकते हैं कोइंसाइड बेटा, कोई बता सकता है। देखो फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, हाँ जी बेटा समझ में आ रहा है। Am I audible? Students, hello students, जी सर। हाँ जी बेटा समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं आ रहा तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बोलो। सर दोबारा रिपीट कर दो सर एक बार। रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, एंटी फैक्टर की हमें क्या चाहिए, पोजीशन और ओरिएंटेशन चाहिए। ठीक है, पोजीशन और ओरिएंटेशन चाहिए। जो पोजीशन मिलेगी वो हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमारे पास ट्रांसलेशनल जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वहां से। ठीक है, जो हमारे पास ये है ओरिएंटेशन है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, रोटेशन मैट्रिक्स से। तो रोटेशन मैट्रिक्स जो बनती है वो आपके पास बनती है 3/3 की। जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनती है वो बनती है 3/1 की। ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए रोटेशन मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी फैक्टर की विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जैसे आपके पास कोई जनरल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज करो ये वाली,
अब इसके अंदर हमने हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास लिंक है ये बेस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो लिंक है इस लिंक के बीच में कोई भी रोटेशन हमारे पास हमने कंसीडर नहीं की हुई है। इस लिंक के अंदर इसके अबाउट क्या है, रोटेशन है, ठीक है। और इस लिंक के अबाउट क्या है, रोटेशन है, वो हमने यहां से देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट फ्रेम से हमें देखने को मिल रही है कि ये जो एंड इफेक्टर वाली लेंथ है इसके अंदर जो इससे प्रीवियस लेंथ है उसके अबाउट क्या है, रोटेशन है, ठीक है। अब ये देखो, इफ फर्स्ट फ्रेम इज रोटेटेड और जॉइंट 2 रोटेट्स θ2 अबाउट z। देखो, इफ फर्स्ट फ्रेम इज रोटेटेड, वो कहता है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्रेम है, अगर इसके अंदर कोई भी रोटेशन आती है या ये जो जॉइंट है अगर ये रोटेट करता है विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास क्या होती है, इसकी जो ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है। अब उस चेंज को आपने कैसे यूज करना है, उस चेंज को आपने कैसे मॉनिटर करना है, विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। इस रोटेशन मैट्रिक्स से हम क्या बता सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन बता सकते हैं, किसकी, एंड इफेक्टर की, ठीक है। अब ये रोटेशन आपको पता है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस आप देख सकते हो, ठीक है। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस और रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो जनरल क्या है, जो जनरल यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने θ2 की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, जो भी हमने पुट करना है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, नो रोटेशन मैट्रिक्स। नो रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये वाले 2 और 1 वाले, ये आपस में क्या है, कोइंसाइड होते हैं स्टार्टिंग में। जब ये कोइंसाइड होते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब एंगल ऑफ रोटेशन आपका 0 हो जाएगी ना, तो आपके पास जो नो रोटेशन मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास रेवोल्यूट जॉइंट होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये R21 हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये क्या बता रहा है, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। अब हमने निकालना क्या था, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, ये हमें निकालना होता है। ये हमें देती है कौन सी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर हमारे पास है ना 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। वो सुन लो, 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास रोटेशन, एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एक होता है हमारे पास पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक होता है हमारे पास स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। अब जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है वो बनती है आपके पास 3/3 की, जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है वो बनती है आपके पास 3/1 की, जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होती है वो बनती है 1/3 की, जो स्केलिंग फैक्टर मैट्रिक्स होती है वो बनती है 1/1 की, ठीक है। तो ना तो आपको पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स देखनी और ना ही आपको स्केलिंग फैक्टर मैट्रिक्स देखनी है। आपको क्या देखनी है ट्रांसफॉर्मेशन में, ओनली रोटेशन एंड देन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो रोटेशन मैट्रिक्स तो हमें यहाँ से मिल जाएगी जब हम कंपोजिट रोटेशन को कंसीडर कर लेंगे। कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स को जब हम कंसीडर कर लेंगे तब हमें क्या मिल जाएगी, ओरिएंटेशन ऑफ एंड इफेक्टर। जब हमें पोजीशन ये देखनी होगी, पोजीशन मैट्रिक्स देखनी होगी, तब हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, पहले हम ये देखो जो हमारे पास सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी रोटेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट फ्रेम की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। फिर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 इनटू फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, ठीक है। देखो इससे पहले हमने क्या देखा था ना, ये देखो फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, वो ये आ जाएगी आपके पास। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, वो आपके पास ये आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 इनटू में फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रेम ये देखो ये आपको क्या दे रही है, R10 का मतलब क्या है, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम।
और R21 आपको क्या मिल रहा है, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स, जिसको मैं कहां प्लेस करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है हो जाएगा ये आपके पास, ये देखो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। पहले फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, फिर फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो था आपके पास कब, जब आपके पास रेवोल्यूट ज्वाइंट लगे हो। यहां आपके पास क्या है, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट लगे हो। अब प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के अंदर भी क्या होता है, जब आपको रोटेशन मैट्रिक्स देखनी होगी, ठीक है, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स तो यहां भी आएगी। ठीक है, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स हमारे पास यहां भी आएगी। तो देखो अब ये जो फ्रेम 3 है वो कहां पे अटैच है, एंड इफेक्टर के ऊपर अटैच है, ये रहा फ्रेम 3। और इसकी रोटेशन हमने कहां से देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 टर्म्स, R10 इंटू R21 इंटू R32। अब R10 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस प्रिस्मेटिक ज्वाइंट, वो आपको बताया हुआ है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक है, अब हमने कैसे करना है, यहाँ पर देखो प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के अंदर हम क्या करते हैं, देखो मैच 0 फ्रेम टू फर्स्ट फ्रेम, पहले हमने इन दोनों को मैच करना है, देखना है कि इसके अंदर अगर मेरे को इसको इसके साथ कोइंसाइड करना हो तो मेरे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मैच करो। ये फ्रेम इसके साथ क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए कंप्लीटली। तो सुपर इम्पोज कब होएगा, जब इसके अंदर मैं रोटेशन को कंसीडर करूंगा। तो वो देखो वो रोटेशन आपने कैसे कंसीडर की हुई है, रोटेशन फ्रेम रोटेट फ्रेम 0 अबाउट इट्स ओन जेड नोट एक्सिस। सबसे पहले आपने क्या किया, इस जेड नोट के अबाउट आपने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया। ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना आपके पास, एक्स नोट वाई नोट, ये जो प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, आपने इसको रोटेट कर दिया विद दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड नोट के अबाउट। ठीक है, ये देखो अब क्या होएगा, ये जो एक्स नोट होएगी, ये देखो हाँ ये एक्स नोट जो है वो x1 के साथ क्या आ गई है, कोइंसाइड कर गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स नोट को तो मैं फिक्स कर दूंगा, और जेड नोट वाई नोट वाला जो प्लेन है उसको मैं रोटेट कर दूंगा विद द 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन के साथ मैं इसको जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको रोटेट कर दूंगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो पहले मैंने क्या किया, रोटेट किया अबाउट जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, फिर मैंने रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो R10 आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, R10 जो आएगी वो ये आ जाएगी आपके पास। प्रोजेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये तो हमने कौन सा मेथड यूज किया है, रोटेशन मेथड। हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड है, प्रोजेक्शन मेथड। देखो प्रोजेक्शन मेथड में क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटेड फ्रेम ऑन ओरिजिनल फ्रेम। ये देखते हैं हम प्रोजेक्शन मेथड में हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन मेथड में कैसे करोगे, हाँ जी, प्रोजेक्शन मेथड में कैसे कर सकते हो बेटा, वो सर 1 into 3 ले गए।
वो तो ठीक है आपके पास, लेकिन है ना इसके अंदर आपको क्या देखना होगा। हम्म, यानी कि ये देखो, ये जो है ना आपके पास, ये जो कॉलम्स है आपके पास, 3 कॉलम है ना, ये आपको क्या बता रहे हैं कि अगर मैं, एक मिनट बेटा, ये देखो बेटा, कोई एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको पहले। एक हमने ना, हम्म, ये चीज, ये देखो, ये आपको कंसिडर करनी पड़ेगी चीज। ये जो एक्स एन, वाई एन और जेड एन, ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि इसकी जो वो है ना, इस कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो है ना, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रही है, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रही है, वहां से हमें क्या मिल जाएगी, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। प्रोजेक्शन मेथड के ऊपर अब हम चलते हैं। ये देखो, यहां से हम देखते हैं, देखो रोटेशन मैट्रिक्स जो हमने देखी है, ये आपके पास क्या है, एक्स एम, वाई एम और जेड एम। ये क्या है, एक्स एन, वाई एन और जेड एन। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, R10 का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑन दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम, प्रोजेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑन दिस, प्रोजेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑन दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, तो R10 अगर हम देखें, ये देखो, ये आपने करना है, ठीक है, खुद से करके देखना है कि ये देखो प्रोजेक्शंस देखो कि क्या यही आ रही हैं, यानी कि इस का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे जो फ्रेम होगा, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट की जो प्रोजेक्शन है वो इन 3 कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या यही आ रही है, 0 0 1। ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। प्रोजेक्शन ऑफ वाई वाई एम कोऑर्डिनेट ऑन ऑन दीज 3 कोऑर्डिनेट्स, क्या यही आ रही है। ठीक है, ये आपको देखनी है। देखो, यहाँ पे बताया भी हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ x1 ऑन y नोट इज 1। नहीं, ये नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ x1 ऑन y नोट इज 1 एंड x नोट एंड z नोट। अच्छा, ये देखो, जो आपके पास
ये चीज आपने देखना है आज, ठीक है। ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से आपने इस रोटेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, प्रोजेक्शन मेथड से आपने इस रोटेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है हमारे पास, ऑल दी जॉइंट्स आर प्रिस्मेटिक दस देयर विल नॉट बी एनी फर्दर रोटेशन। अब यहां पर क्या है हमारे पास, जब प्रिस्मेटिक जॉइंट होते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या होती है, पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास रेवोल्यूट जॉइंट होते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रोटेशन मैट्रिक्स फॉर फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, तो आपके पास ये आ जाएगी। ऐसे ही आपको R21 कैलकुलेट करनी है और ऐसे ही आपको R32 कैलकुलेट करनी है, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स का, ठीक है। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ये जो आपके पास वो है ना पाइथन है, पाइथन का हम बाद में करेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, क्या हुआ। सर जो लास्ट आपने बताया, वो हमने जो मैट्रिक्स बनाया है, वो हमने जो उसकी प्रोजेक्शन है, वो वन की प्रोजेक्शन जीरो के रिस्पेक्ट में देख के फिर हमने वो मैट्रिक्स बनाया है, और उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद वो रोटेशन मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स को आप देख लोगे ना, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी, ठीक है ना। प्रोजेक्शन मेथड से आपके पास क्या बन जाएगी, एक रोटेशन मैट्रिक्स बनेगी। अब इस रोटेशन मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम हमारे पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इन रोटेशनल मैट्रिक्स को हम इंडिविजुअल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी फॉर द रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सर ठीक है, पहले सर तीनों के लिए सर आइडेंटिटी से करनी है, और उसके बाद वो पोस्ट तीनों को कर देनी अगर है जो आर ठीक है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर वो रेवोल्यूट ज्वाइंट है तो प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है सर। ठीक है। अब आपने क्या देखना है आज, कि प्रोजेक्शन मेथड से रोटेशन मैट्रिक्स देखोगे हर इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम, ठीक है। क्योंकि ठीक है सर। रोटेशन से निकालने में आपको थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करें और फिर वो आपस में क्या बन जाए, कोइंसिडेंट बन जाए। वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन मेथड में डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वहां से हमारे को ये नहीं करना पड़ेगा कि अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। प्रोजेक्शन मेथड से करोगे आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन मेथड इज मच इजियर देन रोटेशन मेथड। एक बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी चीज। अब देखो, रेवोल्यूट जॉइंट्स होंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नो रोटेशन मैट्रिक्स। नो रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइड रोटेशन मैट्रिक्स ड्यू टू जॉइंट वेरिएबल्स। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या दूसरे की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर वो दूसरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दूसरे जो सिर्फ प्रीवियस फ्रेम है, अगर उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपके साथ में मैं शेयर करूंगा ये वाली पीडीएफ जो है, और फिर इसके बाद आपने वो रिजल्ट एनालाइज करने हैं, ठीक है। खुद से एनालिसिस करके देखनी है, फिर आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आर्टिकुलेटेड रोबोट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आपके सामने मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, आपने करके देखनी है। रोटेशन मैट्रिक्स जो है ओके वो सर। आपको निकालनी आनी चाहिए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जा रही, अभी हम जा रहे हैं रोटेशन के ऊपर, फिर हम चलेंगे ट्रांसलेशन के ऊपर, फिर हम इन दोनों कंपोनेंट को प्लेस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा। ऐसे आप स्फेरिकल के लिए देख सकते हो, इसके सिलेंड्रिकल के लिए देख सकते हो, ये स्कारा के लिए देख सकते हो, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो आप देख सकते हो। उनके लिए आपके पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लूं।
2 लेक्चर की अटेंडेंस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आज होगी डेट 20। ऋषभ यादव, प्रेजेंट सर। राजन कौशिक, प्रेजेंट सर। सनिध्या कश्यप, प्रेजेंट सर। 314 विभोर ठाकुर, प्रेजेंट सर। बलराज सिंह, आर यू प्रेजेंट टुडे? प्रभजोत सिंह, प्रभजोत, आर यू देयर? अगम जांगड़ा, प्रेजेंट सर। सिमरत कौर प्रेजेंट, Present, sir. जसदीप सिंह, नहीं है। जसमीत सिंह कलसी, प्रेजेंट सर। आकाश शर्मा, प्रेजेंट सर। अभिषेक शर्मा, प्रेजेंट सर। आयुष धीमान, प्रेजेंट सर। रिदम बिंदल। प्रेजेंट सर। ठीक है, थैंक यू ऑल। ठीक है, सर PDF शेयर कर देना आप। हाँ ठीक है बेटा, अभी कर देता हूँ।